Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is electrochemistry. Third chapter, electrochemistry. It is very important chapter and interesting chapter. Okay? Now, firstly we discuss about what is electrochemistry. So, electrochemistry is the branch of chemistry in which we study about the production of electrical energy or electricity by spontaneous chemical reaction and use of this electrical energy to bring about नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती है, अपने आप होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसका यूज़ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में कैसे करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो पहले आपने क्या देखा कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में काम में लेंगे। इसी की स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपली मीनिंग क्या है, हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन। तो हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर दो ही चीज़ों को स्टडी करना है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। यानी या तो इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस होगी या केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है, वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इस बेसिस पर सेल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होती है, देखना नेम से ही समझना, ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जस्ट लाइक डैनियल सेल हमारा, गैल्वेनिक सेल बोल दो या वोल्टिक सेल बोल दो। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, जस्ट उसका रिवर्स, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ में लेगा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है उनके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगी। याद रखना, मैंने अभी बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काम में आएगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर। अब हम पढ़ लेते हैं डैनियल सेल। डैनियल सेल जो है उसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास में, और ये हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। वैसे भी इस चैप्टर के अंदर जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे डैनियल सेल। अब देखो डैनियल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। डैनियल सेल जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो हाफ सेल्स बनाते हैं। अब दो हाफ सेल कैसे बनाएंगे, हम दो बीकर लेते हैं और बीकर जो है उसके अंदर एक में हम डालते हैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरे के अंदर हम डालते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें डाला हुआ है उसके अंदर हम जिंक की रोड को डिप कर देते हैं, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें हमने डाला है उसके अंदर हम कॉपर की रोड को शिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास दो हाफ सेल्स बन जाते हैं। फिर इन हाफ सेल्स को हम ज्वाइन कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो देखो, और ये जो सॉल्ट ब्रिज होते हैं, ये यहाँ देखना एक बार डायग्राम में, ये हमारे दो कंटेनर हो गए। इसमें हमने एक तरफ कॉपर जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इधर हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया।
कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड डिप कर दी, जिंक सल्फेट के अंदर हमने जिंक की इलेक्ट्रोड डिप कर दी। दोनों जो सोल्यूशन है उनको हमने कनेक्ट कर दिया सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, और सॉल्ट ब्रिज के जो दोनों एंड्स होते हैं, सॉल्ट ब्रिज होता है क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड जो ग्लास की ट्यूब होती है वो, और इसके अंदर हम ऐसा सॉल्यूशन फिल करते हैं जो नॉन रिएक्टिव हो, जैसे अगर अगर सॉल्यूशन, और दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, कॉटन के प्लग को लगा देते हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। ठीक है, वायर लगा के हम दोनों को किससे कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो भी हो रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वोल्टेज में, उसको हम मेज़र कर सकें। जो कॉपर सल्फेट वाली साइड है वो कैथोड होती है, जो जिंक सल्फेट वाली साइड है वो एनोड होती है। ठीक है, अब देखो हम क्या देखते हैं कि जिंक जो है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लूज़ करने की कॉपर से। तो जिंक ये हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वैसे हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो जिंक जो है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है, कॉपर से ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। तो जिंक एटम जो है वो क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर किस फॉर्म में चला जाता है, जिंक+2 के फॉर्म में। मतलब जिंक ने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और क्या बना लिए, जिंक+2 बना लिया। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो आप क्या देखोगे, तो देखना कि यहाँ पे जो हमारी जिंक की रोड है और ये हमारी कॉपर की रोड है, और इसमें हमने क्या ले रखा है, जिंक सल्फेट। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा क्या है, एनोड है, ये हमारा क्या है, कैथोड है। तो याद रखना एनोड जो है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड जो होता है उस पर हमेशा नेगेटिव साइन आता है। एनोड को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो कैसे याद रख लोगे, ये बात कर रही हूँ मैं डैनियल सेल की या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इस चीज़ को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए बोल रही हूँ अलोन। अलोन का मतलब क्या हो गया, एनोड, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि एनोड जो है वो क्या है, जिंक की जो रोड है वो एनोड की तरह बिहेव कर रही है, और इधर कॉपर वाला जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब जिंक जो है वो किस में चला जाए, जिंक+2 में। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि आपके जो जिंक की रोड है वहाँ से जिंक जो है वो कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है जिंक+2 के अंदर, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमारा जिंक सल्फेट है, और जिंक सल्फेट में जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, और ये अकेला जिंक की जो रोड है उसमें जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसके ऊपर क्या होगा, जिंक वाले साइड में एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक जो है वो यहाँ से सॉल्यूशन में जाता रहेगा जिंक+2 के फॉर्म में, और कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि हमारा जो कॉपर+2 है वो किस में जाएगा, कॉपर के अंदर। तो यहाँ सॉल्यूशन में जो कॉपर+2 है वो कहाँ जाते रहेंगे, इस कॉपर के ऊपर जाते रहेंगे। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब देखो जिंक जो है वहाँ से जिंक+2 जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रह जाएंगे, इधर से फ्लो होंगे। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, क्योंकि जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके फिर तो सॉल्यूशन में जाएगा, तभी तो जिंक+2 बनेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे जिंक साइड से कहाँ पे चले जाएंगे, कॉपर साइड में चलाए जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहाँ होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जिंक जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉपर की तरफ, और कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हमने यही देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हुए हैं वो इलेक्ट्रोड्स पे जाते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, जहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर+2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड यानी एनोड जो है वहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक+2 के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कहाँ चला जाता है, कॉपर के अंदर चला जाता है, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन।
अब हम क्या देखते हैं कि ईएमएफ जो होता है सेल का, वो क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल है उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। कि ईएमएफ जो है दोनों जो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। और डैनियल सेल का कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। डैनियल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, हम कहाँ देखते हैं, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल, मतलब जिंक टू कॉपर। और जो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब देखो सर्किट जो है हमारा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब तक होता रहेगा, यानी जब हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो क्लोज है तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती रहेगी, या Copper+2 जो है वो कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हो गया है तब तक, या जिंक जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो गया है तब तक, या फिर जो हमने सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन दे रखा है तब तक। तो देखो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो ग्लास की बनी हुई इन्वर्टेड यू शेप जो है वो एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर हम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनके सॉल्यूशन को फिल करते हैं, जो कि इनर्ट होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हम एक गर्म एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जिसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अगर अगर सॉल्यूशन डाल देते हैं या जिलेटिन डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसको थोड़ी देर ठंडा होने दिया जाता है, और ठंडा होने के बाद उसको सेट किया जाता है, ठीक है, मतलब एक जेली टाइप बना ली जाती है। फिर ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब KNO3, Na2SO4, K2SO4, KCl, NaCl, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं ये गर्म होते हैं। इनके अंदर हम अगर ये और सॉल्यूशन या जिलेटिन को डालकर एक जेली लाइक पेस्ट बना लेते हैं ठंडा करके। फिर हम क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका एक भी आयन जो है वो इस रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब हमारा मेन फंक्शन क्या है, जो सॉल्ट ब्रिज है उसका, एक तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को कंप्लीट करता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इस सॉल्ट ब्रिज जो है वो अलाउ करता है आयंस को फ्लो होने में एक साइड से दूसरे साइड में बिना मिक्सिंग के। आपने यही तो देखा कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों सॉल्यूशन को हमने सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया है। और ये जो सॉल्ट ब्रिज के जो आयंस है, सॉरी, ये जो सॉल्यूशन के आयंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो किसके थ्रू कनेक्ट है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आयंस होते हैं वो कहाँ कैसे फ़्लो हो पाते हैं, कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाते हैं, इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से। यानी ये हमारे इनर सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और आउटर सर्किट किसके थ्रू कंप्लीट होता है, ये जो इलेक्ट्रोड वाला सर्किट है, ये हमने ये जो कॉपर का वायर लगा रखा है उसके थ्रू कंप्लीट होता है। और इनर सर्किट किसके थ्रू कंप्लीट होता है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये दोनों तरफ क्या मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। यानी हमारा ये जो सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे जिंक सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो अगर कॉपर के आयन या जिंक, इधर जिंक के आयन या सल्फेट के आयन कम ज़्यादा होते हैं तो इस सॉल्यूशन में KCl हमने ले रखा है, तो कैटायन जिधर कम हो रहा है उधर K का फ्लो हो जाएगा, एनायन कम हो रहा है तो Cl का फ्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। लेकिन ये K और Cl जो है वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो बेस्ड होता है रिडॉक्स रिएक्शन पे, जो कि स्पॉन्टेनियस होती है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ में ले रहे हैं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज़ में लेते हैं और दोनों क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो
एक सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, या फिर ये क्या बोल सकते हैं कि हम मेल्ट होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सेम बीकर के अंदर एक ही इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में मेल्ट होते हैं। यानी सीधी समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होते हैं अलग अलग बीकर के अंदर, और यहाँ पे एक दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो एक ही बीकर के अंदर होते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको भी स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम काम में लेते हैं वो दो अलग अलग काम में लेते हैं, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही तरीके का इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल यानी उनका बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड। देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। यहाँ जस्ट उल्टा होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होता है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा जो है एनोड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज को काम में लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कोई सॉल्ट ब्रिज को काम में नहीं लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड आयन जो है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। मैंने बताया था आपको एनोड को हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो आयन है मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारा एनोड आ गया, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये कोई मेटल और ये मेटल किस में जा रही है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रही है, तो ये पता लग रहा है हमें कि ये मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब हम रिडक्शन लिखेंगे तो उल्टा लिख देंगे कि ये मेटल है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम यही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एनोड को लिख देंगे ऑक्सीडेशन शो करने के लिए और राइट हैंड साइड में कैथोड को लिख देंगे रिडक्शन शो करने के लिए। फिर इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, फेज बाउंड्री बनाते हैं जो कि हमारे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। तो देख लो हमारा ये रहा है एग्जाम्पल, ये हमारा जिंक वाली साइड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन यानी एनोड था, ये हमारा इस साइड में क्या हो रहा था, रिडक्शन यानी कैथोड था। तो इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, इसको हमने राइट हैंड साइड में लिखा और बीच में दो पैरेलल लाइंस बना दी जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। जिंक +2 में जा रहा है और कॉपर +2 कॉपर के अंदर जा रहा है, यानी इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इधर रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको पढ़ना आना चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर हम कई सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैथोड का पोटेंशियल है तो कैथोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल है तो एनोड पोटेंशियल। और दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं, सेल पोटेंशियल, EMF बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम एक मैटर की रोड को रखते हैं किसके कांटेक्ट में, उसके खुद के आयन के कांटेक्ट में। जैसे अभी हमने देखा था कि मेटल की रोड को हमने डिप किया या तो पॉजिटिव के अंदर या नेगेटिव चार्ज वाले के अंदर, यानी जिंक वाली को जिंक सल्फेट के अंदर और कॉपर वाली को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमें चार्ज का सेपरेशन दिखाई देता है। यही देखा था हमने कि जो मेटल की रोड होती है वो क्या करती है, या तो ऑक्सीडाइज हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है। तो मेटल की रोड्स जो है उनका या तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से या रिडक्शन होने की वजह से वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है दोनों मेटल्स के बीच में और उनके आयंस के बीच में, मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, एक का क्या बना, कैटायन बना, यानी एक का ऑक्सीडेशन हुआ एक का रिडक्शन हुआ। तो उसका जो एटम है मतलब कोई भी मेटल जो है उसका उसके आयन के साथ, ये मेटल और ये उसका आयन जो भी बन रहा है, मेटल का अपने आयन के साथ
जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कि हमने जब एक को जो है जिंक को, जैसे जिंक सल्फेट में कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन स्टार्ट हुआ उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो मेटल जो है उसका एक आयन है और एक मेटल है, तो उन दोनों के बीच में, मेटल और उसके आयन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको आप क्या बोल सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की और लूज़ करने की जो कैपेसिटी होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको आप क्या और बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हम ये किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में, SHE। ये पढ़ेंगे हम अभी, वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जैसे हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई सेल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट ऑपोजिट साइन के साथ होगा, -x वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमने वर्ड लगा दिया आगे स्टैंडर्ड। तो देखो जहाँ पे भी हम किसी के आगे नॉट लगा देते हैं ना, जैसे E नॉट लगा दिया, तो ये नॉट स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड लगाया है, इसका मतलब हमने कंडीशंस को क्या रखा है, स्टैंडर्ड रखा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 m होना चाहिए। हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लो कोई सेल है, उसके अंदर हमारी गैस इन्वॉल्व हो रही है, तो गैस इन्वॉल्व हो रही है तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर तो वही 298 केल्विन रहेगा, लेकिन प्रेशर जो है वो हमारा 1 atm रहेगा, और 1 बार भी बोल सकते हो। वैसे स्टैंडर्ड 1 atm है और 1 बार भी चलेगा, क्योंकि atm और बार ऑलमोस्ट इक्वल से ही होते हैं, ठीक है। अब देखो हम कॉमनली क्या देखते हैं कि हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उनको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें सेल का सेल जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, E0 सेल इज इक्वल टू, ये हमारा स्टैंडर्ड सेल का क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे हम कैसे बताएंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सेल जो होता है उसके अगर हम पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ई सेल हमारा क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे मैंने जो लिखा है उसको कि रिडक्शन जो है वो हाफ रिएक्शन है और जस्ट रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसके साइन को हम जस्ट चेंज कर दें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, नेगेटिव साइन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मान लो कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन नहीं दिया हुआ, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके साइन को चेंज करना है। अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी मैं अभी बात करी थी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सबसे पहले तो वही स्टैंडर्ड टर्म आ रहा है। तो स्टैंडर्ड आने का मतलब हमें जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड रखनी है। टेम्परेचर को 298 केल्विन रखना है, प्रेशर जो है 1 atm या 1 बार चलेगा, और इसके बाद में हमारा जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो 1 m होनी चाहिए।
अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम 1 m HCl का सॉल्यूशन फिल करते हैं, या ये बोल सकते हो H+ आयन का सॉल्यूशन फिल करते हैं, क्योंकि HCl के अंदर H+ आयन ही है। फिर हम एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम का जो वायर है वो लगा देते हैं, और नीचे की तरफ हम प्लेटिनम की एक प्लेट टाइप से लगा देते हैं, यानी ये हमारा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होता है। ठीक है, और ये जो ग्लास की ट्यूब बनी हुई है इसके अंदर हम लगा देते हैं, ये ऊपर से यहाँ से पैक होता है और नीचे से खुला होता है। साइड से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं। कंडीशन हमारी 298 केल्विन टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन 1 m है, और प्रेशर जो है वो 1 बार होता है। अब देखो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर क्या होता है, एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, मतलब प्लेटिनम की कोटिंग किया हुआ, प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग किया हुआ प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, जो कि हम किसके अंदर डिप करते हैं, 1 m HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, और साइड से 1 बार प्रेशर के ऊपर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, ये जो प्लेटिनम ब्लैक है, ये इसको प्लेटिनम ब्लैक से जो कोटेड प्लेटिनम है ये क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच गई है हमारे पास, यहाँ देखो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो बचेगी वो क्या होगी, बबल्स के फॉर्म में अलग हो जाएगी, निकलेगी नीचे से, और कुछ हाइड्रोजन जो है उसको कौन एड्जॉर्ब कर लेगा, हमारा जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वो उसको एड्जॉर्ब कर लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन आयन है और H आयन है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करवा रहे हैं, तो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो हाइड्रोजन गैस है और आपने जो HCl का सॉल्यूशन ले रखा है, मतलब जो H+ आयन ले रखे हैं, उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन होती है वो बबल्स के फॉर्म में नीचे से निकलती रहती है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो SHE है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह बिहेव करता है, और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि एनोड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन था, हाफ H2 लिख सकते हो, या H2 लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, किस में चला जाएगा, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये 0 से +2 में जा रहा है, +1 में जा रहा है, तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हो गया, हाफ H2 जो है वो किसके अंदर जा रहा है, H+ के अंदर जा रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये प्लेटिनम यहाँ ना लिखकर यहाँ पे भी लिख सकते हो प्लेटिनम, जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है, और ये हाफ H2 1 बार प्रेशर शो कर दिया, और ये H+ आयन की कंसंट्रेशन शो कर दी, मतलब हाइड्रोजन गैस H+ के अंदर जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ हाइड्रोजन गैस जो है वो H+ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और बाकी बबल्स के फॉर्म में निकल जाती है। और अगर दूसरा रिएक्शन होगा जब वो किसकी तरह बिहेव करे, कैथोड की तरह बिहेव करे, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो H+ आयन जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारा हाइड्रोजन के अंदर चला जाएगा। तो ये देखो H+ आयन हाइड्रोजन में चला गया, यानी +1 से 0 में चला गया, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी हमारे H+ आयंस जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के अंदर, और जो SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। इसीलिए हमने हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड माना है, क्योंकि 0 में से कुछ भी कम ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये जो सेल है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि एक तो हमें क्या करना पड़ता है, जो HCl का सल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को हमें 1 m ही रखना पड़ता है, और दूसरी जो हाइड्रोजन गैस पास हो रही है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 atm प्रेशर के ऊपर ही पास होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशंस को मेंटेन करके रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कुछ अदर टाइप के इलेक्ट्रोड्स बनाए गए हैं, जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोड बनाए गए हैं जिनका यूज़ जो है वो ईजी होता है। अब हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हमने ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं।
तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो हाफ सेल्स हैं, यानी ऑक्सीडेशन वाला और रिडक्शन वाला, उनके पोटेंशियल को हम अलग अलग मेज़र करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उनके जो बीच का डिफरेंस है उसे हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर सेल पोटेंशियल। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले को मेज़र करेंगे, फिर रिडक्शन वाले को मेज़र करेंगे, दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, सेल जो है उसके ईएमएफ को निकाल लेंगे। अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है किसी भी इलेक्ट्रोड का, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम क्या करेंगे कि एक सेल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक तो इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा जो है हम क्या क्या ले लेंगे, जिसका हमें पहले से ईएमएफ पता है। और हमें पहले से ईएमएफ किसका पता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हमने स्टैंडर्ड ले रखा है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें एक कैथोड का निकालना है, एक एनोड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड ले लेंगे और उसको उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रोड क्या लेंगे, हाइड्रोजन का ले लेंगे। जब कैथोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो कैथोड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है वो हमें पता लग जाएगा, और हाइड्रोजन का जो है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है, तो कैथोड का निकल जाएगा। ऐसे ही हम एनोड पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको देख लेंगे, और दूसरा उसके साथ में किसको ले लेंगे, हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो हाइड्रोजन का ज़ीरो होता है। और दूसरा जो सेल पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब अगर हमें ये पता है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस ही तो करना है, तो इसका निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो एक बार हम कैथोड के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड बना लेंगे, और अगर ये एनोड ले रखा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड बना लेंगे, और इन दोनों से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अलग से कैथोड का निकाल लिया, अलग से एनोड का निकाल लिया। अब जब हमने कैथोड और एनोड का अलग अलग निकाल लिया तो हमें सेल का निकालना है। तो सेल का कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड, यानी ई नॉट सेल जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये एंड तक काम में आएगा आपके। जैसे एग्जाम्पल देख लो कि हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन करना है। तो हमने क्या किया, एक तरफ कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया जो कि कैथोड की तरह बिहेव करता है, दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया, इसको हमने राइट हैंड साइड में लगा दिया। इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो हमने 1 m कंसनट्रेशन का ही फिल कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक सेल बना लिया। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास सेल का ईएमएफ आ जाएगा। सेल का ईएमएफ हमारा जैसे कितना आ रहा है, 0.314 आ रहा है, सॉरी 0.34 आ रहा है। तो अब देखो वो फॉर्मूला लगाओ जो हमें पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो सेल का हमें पता ही है, और हमें कैथोड का निकालना है, और एनोड का हमें पता है 0। तो कैथोड का कितना निकल के आ गया, जो भी ये वैल्यू आई है प्लस की 0.31434 ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो अब देखो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमारा प्लेटिनम है, वही हाइड्रोजन जो है वो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। तो हाइड्रोजन का पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये कैथोड की तरह, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो ये +2 कॉपर में चला गया। ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरा हम ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, जैसे जिंक का निकालना है, तो जिंक हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जिंक ऑक्सीडेशन शो करेगा और ये रिडक्शन शो करेगा। वही ई नॉट सेल जो है हमारा 0.76 निकल के आया, निकल गया। ये हमें कैथोड जो है वो हमारा हाइड्रोजन हो गया, और एनोड का हमें निकालना है। तो कैथोड का हमें पता है 0 है, और ये पता है, तो इससे हमारा क्या निकल गया, एनोड का निकल गया। और अब हमने इन दोनों को, मतलब जिंक को और कॉपर को मिला दिया, तो हमें कॉपर का भी पता है, जिंक का भी पता है। दोनों के डिफरेंस से हम किसका निकाल लेंगे, सेल का निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज़ या फिर एक्टिविटी सीरीज़। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं,
टेंथ में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी है और अब 12th में फिर से है, और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। ये है हमारा माइनस, पता है ना, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, ये मैंने सीरीज़ लिख रखी है आपकी, ठीक है। और ये ट्रिक भी लिख रखी है साथ में, लेके बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लादीन महान, ठीक है, जान कर फेंके कलाम, कोई नीचे सुनो, ये सब, ठीक है, ये ट्रिक लिख रखी है। बाकी आप अपने कोई और ट्रिक बना के भी लर्न कर सकते हो। तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिथियम लिखा है सबसे ऊपर, और सबसे नीचे हमारा क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। लिथियम जो है उसका जो पोटेंशियल है वो माइनस का 3.05, पोटेंशियल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये आपका जो जिंक आता है उसका माइनस का 0.36, और फिर हाइड्रोजन का पता ही है, स्टैंडर्ड है तो इसका कितना होता है, 0 होता है। और नीचे चलते चलते यहाँ पे क्या होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। ऊपर नेगेटिव है और ऊपर पॉजिटिव होता है। जब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो हमारे जो रिड्यूसिंग नेचर है या रिड्यूसिंग ऑर्डर है, ऊपर जाने पे तो इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब नीचे जाने पे कौन सा नेचर इंक्रीज़ होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारी क्या है, वो सीरीज़ जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, अलग अलग जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। तुम्हारी इच्छा है कैसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ही बनेगी। मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, तो तुम क्या बोल सकते हो कि वो केमिकल सीरीज़ या वो सीरीज़ जिसके अंदर हम अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो जो सीरीज़ बन रही है हमारी उसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसकी एप्लीकेशंस ही इम्पॉर्टेंट है। सीरीज़ को याद करोगे तभी आएगी ये एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहले हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट, कि लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला क्या होगा। तो लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम है, स्ट्रॉन्ग द रिड्यूसिंग एजेंट। आपने यही देखा था कि हमने ये जो सीरीज़ में अरेंज किया है, तो यहाँ ऊपर तो नेगेटिव है और नीचे क्या है, पॉजिटिव है। और नेगेटिव वाले जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और नीचे जो पॉजिटिव वाले हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा, रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यानी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। एजेंट जो है वो कुछ काम करता है और वो क्या काम करेगा, रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन करेगा मतलब उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और उसका खुद का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो आप ये बोल सकते हो ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी वो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। और हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। देखना हमारा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -7.6 है और इसका प्लस है, तो पहले कम है, तो पहले कम है यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ज़्यादा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है मतलब इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। तो जिंक जो है वो किस में जाएगा, जिंक +2 में। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फ्लोरीन का क्या होता है, हाईएस्ट होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि फ्लोरीन की मैक्सिमम टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। किसके अंदर, F2 जो है वो किसके अंदर रिड्यूस हो जाएगा, हमारा F- आयन के अंदर। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे नीचे आ रहा है यानी इसका पॉजिटिव है, F2 की बात हो रही है, इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। और कब करेगा, जब इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी ये खुद रिड्यूस होगा। और ये रिड्यूस किस में होगा, फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस किसके अंदर होगा, F- के अंदर। तो ये 0 से कहाँ जा रहा है, -1 में, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ देखो रिएक्शन कि आपका जो फ्लोरीन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया, 2F-। तो ये तो हमारा फ्लोरीन जो है ये तो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है। और F- जो है वो क्या हो गया, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया।
ठीक है, तो याद रखना कि जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका आयन उतना ही वीक होता है। फिर हम बात करें लिथियम की। लिथियम जो है उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबसे टॉप में आता है। यानी वो क्या होगा, अगर इसका नेगेटिव है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा मतलब खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये देखो लिथियम जो है वो लिथियम प्लस में जा रहा है। तो ये लिथियम जो है, लिथियम और लिथियम प्लस में डिफरेंस है, F2 और F माइनस में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। तो लिथियम जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन उसका आयन क्या होगा, उतना ही वीक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर दूसरा देखो, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का ग्रेटर है ज़ीरो से, यानी ज़ीरो से ग्रेटर होने का मतलब पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव है तो आपने देखा सीरीज़ के अंदर कि नीचे वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो रिड्यूस हो जाते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं, इज़ मोर स्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसी तरीके से आप क्या देख रहे हो कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव होते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो वो क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, यानी वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो आते हैं उनके लिए हम ये बोल सकते हैं, हमने जो सीरीज़ बनाई है उसके लिए बात हो रही है कि हाइड्रोजन के ऊपर जो आते हैं उनके लिए हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और जो नीचे आते हैं उनके लिए हाइड्रोजन गैस जो है वो कम स्टेबल है। यानी पॉजिटिव वैल्यू वाले जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, जैसे हमने अभी लिथियम वगैरह पढ़े कि जो लिथियम है उसका क्या है, उसका अभी हमने देखा था क्या आता है नेगेटिव में। जैसे हमने दो एग्जाम्पल ले रखे हैं उसी से समझो, कॉपर और जिंक। कॉपर का तो क्या है, पॉजिटिव है, और जिंक का क्या है, नेगेटिव है। तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि कॉपर जो है उससे क्या नहीं प्रोड्यूस हो सकती, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि उसका पॉजिटिव है। और जो जिंक है उसका क्या है, नेगेटिव है, यानी वो हाइड्रोजन के क्या आएगा, ऊपर आएगा। और कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के क्या आएगा, नीचे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वालों के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन, मैंने बोला था अभी कि जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और जो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्टेबल है और नीचे वालों के लिए जो है हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सॉरी, यहाँ देखना, हाँ ठीक है, कि कॉपर जो है वो कहाँ आता है, पॉजिटिव है, यानी हाइड्रोजन के नीचे आएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन जो जिंक है वो क्या आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकता है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उनके लिए हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो हाइड्रोजन गैस को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जिंक कर सकता है और कॉपर जो है वो नहीं कर सकता है। यहाँ आपने क्या देखा कि कॉपर जो है वो ज़ीरो में है और यहाँ कॉपर +2 में आ गया, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि कॉपर का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि कॉपर की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे देखो जिंक जो है वो जिंक +2 में आसानी से जा सकता है और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले रखा है हमने कि हमने जो है नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, इस नाइट्रिक एसिड के अंदर हमने कॉपर को डाला, तो नाइट्रिक एसिड जो है उसके साथ हमने कॉपर को रिएक्ट करवाया, तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो H आयन की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि किसकी वजह से हुआ है, नाइट्रेट आयन की वजह से। ठीक है ना, अगर H आयन की वजह से होता तो ये वाली रिएक्शन भी पॉसिबल हो जाती और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो जाता, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, NO3 नाइट्रेट आयन की वजह से।
फिर उसके बाद देखो कि कोई एलिमेंट जिसकी लो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो रिप्लेस कर सकता है एलिमेंट को। देखो, एन एलिमेंट विथ लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैन रिप्लेस द एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द सॉल्यूशन। इसका मतलब सिंपली ये है कि नीचे जो ऊपर आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स, वो अपने से नीचे आने वाले इलेक्ट्रोड्स को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकता है। जैसे कॉपर और जिंक की हम बात करें तो जिंक और कॉपर सल्फेट, और एक हमने उल्टी रिएक्शन लिख रखी है, ये वाली पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं। तो जिंक जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और जिंक का नेगेटिव होता है। जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, इसका पॉजिटिव है। तो ऊपर आने वाली मेटल नीचे आने वाली मेटल को अपने सॉल्यूशन से रिप्लेस कर सकती है। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसकी जस्ट रिवर्स रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे जो सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो यही है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट? कि जिंक का जो पोट है उसमें आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो किसका बना हुआ पोट है? जिंक का। इसके अंदर आपने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये जिंक तो क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ से क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और खुद यहाँ आ जाएगा, यानी क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। और क्योंकि कंटेनर जिंक का है तो जिंक क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। अब जब ये जिंक सल्फेट बन जाएगा तो यहाँ जिंक कम हो गया, तो कंटेनर के अंदर क्या हो जाएंगे? पोर्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। तो हम जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट जो है उसको जिंक के कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा जिंक। और जिंक क्यों रिप्लेस कर देगा? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो सीरीज़ के अंदर ऊपर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आपको इन मेटल्स को अरेंज करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप इनको सॉल्व करना। ठीक है, ये जितने भी 5-6 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये वाला है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको कि एक रोड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और एक निकल की, कॉपर की रोड है कॉपर सल्फेट में, निकल की रोड है निकल सल्फेट के अंदर। ठीक है, फिर हमने ये सेल बना लिया, दोनों को इमर्स करके कॉपर और निकल के जो इलेक्ट्रोड्स है, कॉपर का 0.34 है और निकल का जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस का 2.5 है। तो आप देखना कि आपको पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली। तो निकिल जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। और कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा? कैथोड की तरह। कॉपर जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव जब होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? हमने सीरीज़ देखी थी, ऊपर नेगेटिव आता है और नीचे पॉजिटिव आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे। तो कॉपर कैथोड की तरह, तो दूसरा वाला किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। अब आपको दोनों की रिएक्शन लिखनी है। तो आपको पता लग गया कि निकिल जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो +2 में चला जाएगा, और कॉपर जो है उसका रिडक्शन होगा तो वो कॉपर में चला जाएगा। फिर आपको थर्ड पूछा है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक तो हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी पूछा है, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हम एनोड को लिख देंगे, राइट हैंड साइड में कैथोड को लिख देंगे, पैरेलल लाइंस लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब सेल का ईएमएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का हमारे पास कितना है? 0.34, और एनोड जो है उसका हमारे पास कितना है? माइनस के साइन के साथ 0.25। तो दोनों को हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैथोड और एनोड का सेल पोटेंशियल, दोनों की वजह से सेल का पोटेंशियल। ठीक है, थैंक यू।